नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1930 और 40 के दशक की, जब भारत में एक जबरदस्त किसान आंदोलन ने जन्म लिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो बात है 1930s के दशक की, जब एक ऐसी ताकत ने अंगड़ाई ली जिसने भारत का नक्शा बदलने में, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये ताकत थी भारत के किसानों की। जी हाँ, ये कहानी है आबादी के उस हिस्से के जागने की जो बहुत शक्तिशाली तो था, पर अब तक बिखरा हुआ था, असंगठित था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये किसान आंदोलन जागा कैसे। फिर देखेंगे कि वो कौन सी दो बड़ी वजह थी जिन्होंने इसे हवा दी। इसके बाद समझेंगे कि एक नेशनल मूवमेंट कैसे बना। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसका चरम कैसा था और आखिर में इसने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक किसान आंदोलन का उदय। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये कोई एक रात की बात नहीं थी। इसके पीछे खास आर्थिक और राजनीतिक दबाव काम कर रहे थे। तो वो दबाव क्या थे? अब बात करते हैं उन ट्विन कैटलिस्ट की। असल में दो ऐसी बड़ी वजह थी, दो ताकतें थी जिन्होंने मिलकर किसानों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। देखिए, एक तरफ थी आर्थिक तबाही। 1929-30 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी ना, उसने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। खेती के सामान की कीमतें एकदम से गिर गईं। लेकिन लगान और कर्ज वो ज्यों के त्यों बने रहे। और फिर दूसरी तरफ था एक राजनीतिक मौका। 1930 में जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो विरोध का एक नया माहौल बना। किसानों को भी लगा कि हाँ, अब बदलाव हो सकता है। ये तो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 50%। सोच कर देखिए, खेती से होने वाली कमाई में लगभग 50% की गिरावट आ गई। लेकिन किसानों पर जो कर्ज था, जो टैक्स था, वो उतना का उतना ही रहा। मतलब आमदनी आधी और खर्चे पूरे। हालात कितने मुश्किल रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हुआ ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत जल्दी ही एक किसान आंदोलन में तब्दील होने लगा, वो भी पूरे देश में, अलग अलग जगहों पर। जैसे उत्तर प्रदेश में जो लगान नहीं का नारा था, वो किराया नहीं अभियान में बदल गया। गुजरात में किसानों ने साफ साफ टैक्स देने से मना कर दिया। और ये लहर बिहार, बंगाल, पंजाब से लेकर आंध्र तक फैल गई, जहां जमींदारों और सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गए। तो ये जो अलग अलग जगहों पर चिंगारियां सुलग रही थीं, वो एक बड़ी आग कैसे बनी? चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण। यहां हम यही देखेंगे कि कैसे ये जो स्थानीय गुस्सा था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल फोर्स में बदल गया। जैसा मैंने पहले कहा, यह सब रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। देखिए, 1930 के आंदोलन से जुझारू कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी बनी, जिसने लेफ्ट की ताकतों को एक साथ लाने का काम किया। और इन सब कोशिशों का नतीजा निकला 1936 में, जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS की स्थापना हुई। और ये संगठन सिर्फ छोटी मोटी मांगों के लिए नहीं बना था, इसके इरादे बहुत बड़े थे। 1937 में इसके अध्यक्ष NG रंगा ने जो कहा, उससे ये साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, हम खुद को इसलिए संगठित कर रहे हैं ताकि हम एक समाजवादी राज्य और समाज की शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर सकें। मतलब ये सिर्फ कुछ सुधारों की बात नहीं थी, ये तो पूरी व्यवस्था को बदलने की बात थी। तो इस किसान सभा ने एक किसान घोषणा पत्र भी जारी किया। इनकी मांगें क्या थीं? सीधी और साफ। लगान और किराए में 50% की कमी हो, कर्ज पर रोक लगे, जो पुराने सामंती टैक्स हैं उन्हें खत्म किया जाए, और जो काश्तकार हैं उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मिले। इन मांगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कृषि प्रोग्राम पर भी बहुत गहरा असर डाला। और अब हम पहुंचते हैं इस आंदोलन के सबसे ऊंचे मुकाम पर। 1937 से 1939 के दौर में हुआ क्या कि कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन गई। इससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी, आजादी का एक नया एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अब तो अपनी सरकार आ गई है। और बस इसी भावना ने किसान आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। इस दौर में विरोध किस पैमाने पर हो रहे थे और लोगों में कैसा जुनून था, इसे समझने के लिए आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। इसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस मार्च के माशताब को समझते हैं। कितने लोग थे इसमें? लगभग 2000 किसान। सोचिए, 2000 किसान अपनी जमीन और अपने हक के लिए एक साथ चल पड़े। और उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया? 1500 मील, वो भी पैदल, 9 जिलों को पार करते हुए।
और ये मार्च कितने दिन चला? एक हफ्ता? एक महीना? नहीं, पूरे 130 दिन तक, 4 महीने से भी ज्यादा वो लगातार चलते रहे। और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने सरकार को एक दो नहीं बल्कि 1100 से ज्यादा याचिकाएं सौंपी। ये दिखाता है कि उनका संगठन और उनकी हिम्मत किस स्तर की थी। अब बिहार की बात करें तो वहां संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण थी बकाश्त जमीन। अब ये बकाश्त जमीन क्या थी? देखिए, ये वो जमीन थी जो काश्तकार लगान न चुका पाने की वजह से जमींदारों को गवा चुके थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि अक्सर वो उसी जमीन पर बटाईदार बनकर खेती करते रहते थे। तो इन जमीनों को वापस पाना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और ये आंदोलन सिर्फ एक तरीके से नहीं लड़ा जा रहा था, इसके तरीके भी बहुत अलग अलग थे। जैसे मालाबार में जमींदारों के घरों तक जत्थे यानी मार्च निकाले जाते थे। बिहार में जैसा हमने देखा बकाश्त जमीन के लिए सत्याग्रह हो रहे थे। पंजाब में ऊंचे लगान के खिलाफ मोर्चे लग रहे थे। और आंध्र में तो मामला और भी दिलचस्प था। वहां किसानों को राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए समर स्कूल चलाए जा रहे थे। तो इतना सब कुछ हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, बदलाव की विरासत। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सबसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो सवाल यही है, इन आंदोलनों ने सच में क्या हासिल किया? चलिए इनके असर को जरा संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात, इस आंदोलन ने कृषि सुधार के मुद्दे को नेशनल एजेंडा पर ला खड़ा किया। दूसरी, कर्ज माफी और काश्तकारी कानून जैसे कई ठोस कानूनी सुधार भी हुए। तीसरा, इसने जमींदारों की जो ताकत और इज्जत थी उसे बहुत कमजोर कर दिया। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इसने किसानों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाई जो हमेशा के लिए उनके साथ रही। और हाँ, इसने भविष्य के संघर्षों के लिए कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज भी तैयार कर दी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब वो लोग जिन्हें शक्तिहीन समझा जाता है वो संगठित हो जाते हैं तो असली शक्ति किसके हाथ में होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।